बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है एनर्जी बजट ऑफ रेस्पिरेशन। एनर्जी बजट ऑफ रेस्पिरेशन, जैसे कि आपने पढ़ा कि जो रेस्पिरेशन है, रेस्पिरेशन के डिफरेंट स्टेप्स हैं, जिसमें ग्लाइकोलाइसिस, आफ्टर देन ऑक्सीडेशन ऑफ पायरोविक एसिड, क्रेब्स साइकिल, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। ये डिफरेंट प्रोसेस हैं रेस्पिरेशन के। जब हम रेस्पिरेशन की एक जनरल इक्वेशन लिखते हैं तो उसमें ये ग्लूकोज का मॉलिक्यूल C6H12O6, इस ग्लूकोज के मॉलिक्यूल की ऑक्सीडेशन होगी, तो इस ऑक्सीडेशन के नतीजे में कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, वाटर, और इसके साथ साथ 36 एटीपी के मॉलिक्यूल बनते हैं। ठीक है, अगर हम इस इक्वेशन को बैलेंस करें तो 6 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल हैं और 6 वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं। अब ये रेस्पिरेशन की इक्वेशन है, इसमें ये जो 36 मॉलिक्यूल बने, 36 एटीपी के मॉलिक्यूल बने हैं, ये किस तरह से बने हैं, इस चीज को हम नाम देंगे एनर्जी बजट, और ये हमारा आज का टॉपिक होगा। ठीक है, इसमें देखें ये जो रेस्पिरेशन का प्रोसेस है, रेस्पिरेशन के प्रोसेस का आगाज होगा ग्लाइकोलाइसिस से। ग्लाइकोलाइसिस, अब आपको पता है कि जो ग्लाइकोलाइसिस है, ग्लाइकोलाइसिस की दो फेजेस हैं, प्रेपरेटरी फेज और पे ऑफ फेज। ठीक है, प्रेपरेटरी फेज में 2 एटीपी के मॉलिक्यूल यूज होते हैं, ठीक है, जबकि पे ऑफ फेज में 4 एटीपी के मॉलिक्यूल प्रोड्यूस होते हैं। तो हमारे पास ओवरऑल जो प्रोडक्ट्स होंगी ग्लाइकोलाइसिस में, उसमें 4 एटीपी प्रोड्यूस होंगे। 4 एटीपी के साथ साथ हमारे पास 2 NADH2 प्रोड्यूस होते हैं, इसके साथ साथ 2 पायरोविक एसिड के मॉलिक्यूल बनते हैं। तो ये ग्लाइकोलाइसिस में एटीपी और NAD की प्रोडक्शन है। फिर जब ग्लाइकोलाइसिस में पायरोविक एसिड के मॉलिक्यूल बनते हैं, अब पायरोविक एसिड की ऑक्सीडेशन होती है, ऑक्सीडेशन ऑफ पायरोविक एसिड। अब ग्लाइकोलाइसिस के प्रोसेस में, ये जो ग्लाइकोलाइसिस का प्रोसेस है, इस ग्लाइकोलाइसिस के प्रोसेस में 2 पायरोविक एसिड के मॉलिक्यूल बनते हैं। तो फिर इसमें पायरोविक एसिड के मॉलिक्यूल की 2 दफा ऑक्सीडेशन होगी। जब पायरोविक एसिड के मॉलिक्यूल की ऑक्सीडेशन होती है तो इसके नतीजे में हमारे पास अगेन 2 NADH2 बनते हैं। एक पायरोविक एसिड की ऑक्सीडेशन से 1 NADH2, 2 पायरोविक एसिड की ऑक्सीडेशन से 2 NADH2 प्रोड्यूस हो जाएंगे। ठीक है, फिर उसके बाद आएगा क्रेब्स साइकिल। क्रेब्स साइकिल, क्रेब्स साइकिल के प्रोसेस में 1 एटीपी डायरेक्ट प्रोड्यूस होता है। ठीक है, अब क्योंकि मैंने आपको शुरू में बताया ग्लाइकोलाइसिस में 2 पायरोविक एसिड के मॉलिक्यूल प्रोड्यूस होते हैं, तो क्रेब्स साइकिल भी 2 टाइम्स रन करेगा। जब 2 दफा क्रेब्स साइकिल रन करेगा तो इसमें डायरेक्टली 2 एटीपी के मॉलिक्यूल प्रोड्यूस होते हैं डायरेक्टली। क्रेब्स साइकिल में किस पॉइंट पे एटीपी के मॉलिक्यूल प्रोड्यूस हो रहे होते हैं? ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट। जब GDP ग्वानोसिन डाइफॉस्फेट से ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट बनता है, उस स्टेज पे एटीपी के मॉलिक्यूल प्रोड्यूस होते हैं। तो 2 एटीपी के मॉलिक्यूल 2 दफा क्रेब्स साइकिल चलेगा तो ये डायरेक्टली प्रोड्यूस हो गए। लेकिन इसके साथ साथ एक क्रेब्स साइकिल में 3 NADH2 के मॉलिक्यूल प्रोड्यूस होते हैं। एक क्रेब्स साइकिल में 3 NADH2 के मॉलिक्यूल प्रोड्यूस होते हैं, लेकिन एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल के लिए क्रेब्स साइकिल 2 टाइम्स रन करता है, तो इसलिए मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 2 से। इसी तरीके से FADH2, इसके 2 मॉलिक्यूल्स होंगे। ये ओवरऑल हमारे पास
एटीपी और NADH2 की प्रोडक्शन है। ठीक है, जब आप फोटोसिंथेसिस डिस्कस कर रहे होंगे, फोटोसिंथेसिस, उसमें आप NADPH2 की बात करेंगे। अब हम रेस्पिरेशन को डिस्कस कर रहे हैं, तो रेस्पिरेशन में NADH2 की हम बात करते हैं। क्लियर है? अब इसमें आप देखें कि ये FADH2, NADH2 ये मॉलिक्यूल्स बन गए। अब जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन चलती है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, ठीक है, यानी थर्ड जो आगे स्टेप आएगा वो है रेस्पिरेटरी चेन, आल्सो कॉल्ड इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। इस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में एक NADH2 3 ATP बनाता है और एक FADH2 ये 2 ATP प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, ये रेस्पिरेटरी चेन में हमने डिस्कस किया था। अब हम इनसे ATP की वैल्यू काउंट कर लेते हैं। ठीक है, यानी टोटल ATP हमारे पास कितने होंगे। अब 2 NADH2, 1 से 3 ATP, 2 से बन जाएंगे 6 ATP, और ये वाले 4 ATP, ये हो गए। फिर 2 NADH2 अगेन 6 ATP प्रोड्यूस कर देंगे। ठीक है, अब ये हमारे पास टोटल 6 NADH2 है, 6, तो 6 मल्टीप्लाइड बाय 3, 18 ATP। एक FADH2 2 ATP बनाता है, तो 2 से बन जाएंगे 4 ATP। ठीक है, और ये 2 ATP अगेन जो डायरेक्टली प्रोड्यूस हुए थे क्रेब्स साइकिल में। अब हम इनको टोटल कर लेते हैं। 4 + 6 10, 10 + 6, 6 + 4 10, 16, 16 और 4 20, 22, 22 + 18 40। ये हो गई टोटल प्रोडक्शन 40 ATP की, टोटल प्रोडक्शन ऑफ 40 ATP। अब हम इसमें से माइनस करेंगे जो ATP यूटिलाइज हुए हैं। जैसा कि मैंने शुरू में कहा था कि जब ग्लाइकोलाइसिस चलेगी तो प्रेपरेटरी फेज में 2 ATP यूज हो जाते हैं, तो यहां पे हम 2 ATP माइनस करेंगे जो कि ग्लाइकोलाइसिस में इस्तेमाल हुए। ये 2 ATP हमने माइनस कर देने हैं। ठीक है ना, यहां से जब माइनस करेंगे तो रह जाएंगे 38 ATP। अब उसके बाद देखें, ग्लाइकोलाइसिस में NADH2 प्रोड्यूस हुए। ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, गौर से सुन लीजिएगा। ग्लाइकोलाइसिस साइटोप्लाज्म में हो रहा होता है प्रोसेस, लेकिन ये NADH2 ने जो ATP प्रोड्यूस करने हैं ये माइटोकॉन्ड्रिया में जाके प्रोड्यूस करने हैं। तो फिर क्या होगा, जब ये NADH2 माइटोकॉन्ड्रिया में जाएगा, एक NADH2 एक ATP यूटिलाइज कर लेगा, एक ATP यूटिलाइज कर लेगा, तो 2 NADH2 2 ATP यूटिलाइज करेंगे, तो अगेन 2 ATP और इस्तेमाल हो गए, -2 ATP। ये कहां यूज हुए, जब NADH2 एंटर हुए माइटोकॉन्ड्रिया में। When NADH2 enter in माइटोकॉन्ड्रिया, जब आपने ये माइनस किया तो बन गए 36 ATP। ठीक, तो यहां पे आप देखें कि आपके पास ये 38 है, इसमें से 2 माइनस किए 36 ATP। यही हमने स्टार्ट में लिखा था 36 ATP। तो ये था एनर्जी बजट ऑफ रेस्पिरेशन, ये रेस्पिरेशन का एनर्जी बजट था। इंशाअल्लाह ताला मुझे उम्मीद है कि ये इंतहाई सिंप्लीफाइड फॉर्म में मैंने आपके सामने एक्सप्लेन किया और ये आपको समझ आ चुका होगा। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।